अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जनरल पैथोलॉजी का दूसरा लेक्चर या दूसरा सेशन हम प्रोसीड करते हैं। जनरल पैथोलॉजी में जब आप बेसिक्स पढ़ लेते हैं तो डिज़ीज़ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। डिज़ीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो सेलुलर लेवल पे स्टार्ट होता है। जिस तरह यहाँ पर एक टॉपिक मैंने नेम लिखा है कि सेल इंजरी। तो सेल इंजरी का मतलब ये होता है कि यहाँ से डिज़ीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होगा। सही है। तो पहले तो हम सेल इंजरी को वो कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेल इंजरी क्या होती है, सेल किस तरह इंजर्ड होता है, सेल किस फैक्टर की वजह से इंजर्ड होता है। फिर सेल इंजरी जो है वो प्रोसीड करेगी सेल डेथ को। सही है। अच्छा, सेल इंजरी में दो तरह की इंजरीज होती है। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी, जिसमें सेल डेथ नहीं होती, लेकिन हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे। तो पहले तो सेल इंजरी हो गई। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा वो सेल डेथ का आएगा कि अगर सेल डेथ होता है इंजरी की वजह से, डिजीज़ की वजह से, पैथोजन की वजह से, तो क्या मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू सेल जो है वो उसकी डेथ होती है। थर्ड एक और कॉन्सेप्ट भी है। सेल जो है उसमें आपको पता है कि होमियोस्टेसिस वाला मैकेनिज्म होता है। वो किसी न किसी हद तक अपने आप को एटमॉस्फेयर के साथ एडॉप्ट करता है, कोशिश करता है कि सेल एडॉप्टेशन कर ले। सही है। अगर सेल एडॉप्टेशन नहीं करता तो वो सेल इंजरी की तरफ जाएगा, और जब सेल इंजरी की तरफ जाएगा तो या रिवर्सिबल इंजरी की तरफ जाएगा या इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ जाएगा। अगर रिवर्सिबल की तरफ जाता है तो फिर तो ठीक है, वो वापस रिवर्स हो जाएगी, सेल डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर इरिवर्सिबल की तरफ जाता है तो फिर सेल डेथ होगी, और सेल डेथ किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। सही है। तो इस लेक्चर में या आज वाले लेक्चर में आपने कितनी चीज़ें डिस्कस करनी है? 3 चीज़ें। सबसे पहले क्या, सेल इंजरी किस तरह होती हैं, क्यों होती हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसीजर है। अगर सेल इंजरी हो भी गई तो साथ में अपने 2 और चीज़ें डिस्कस करनी है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। सेल डेथ, अगर इंजरी जो है वो डेथ में कन्वर्ट हो गई तो डेथ किस तरह होती है सेल की, किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो भी पढ़ लिए तो थर्ड आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा एडाप्टेशन का, कि भाई सेल अगर इंजरी की तरफ नहीं जाता, एडाप्टेशन की तरफ जाता है, तो एडाप्टेशन के क्या क्या मैकेनिज्म है, कौन से तरीक़ों से सेल एडाप्ट करता है ख़ुद को। तो आज का लेक्चर इन 3 चीज़ों पे फोकस करेगा। एट द एंड आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेल इंजरी आप डिफ़ाइन कर ले प्रॉपरली, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी को आइडेंटिफाई कर ले। सही है। सेल इंजरी डिफ़ाइन कर ले, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, साथ साथ में जो चेंजेस आती हैं सेल में, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती है, किस वजह से चेंजेस आ रही हैं, इंजरी की वजह से चेंज आ रही हैं, तो वो आपने अंडरस्टैंड करना है। साथ में मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ, सेल इंजरी किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, सेल डेथ किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, एंड देन ये 2 चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। इसके बारे में मैं अब कुछ भी नहीं कहता, निक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस ये अभी बाद में आप क्या कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, सेल इंजरी हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमने पैथोलॉजी पढ़नी है। पैथोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेल इंजरी है। इसी वजह से हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सेलुलर इंजरी से स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर हम एडवांस डिजीज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक पैथोलॉजी नहीं है, कोई ख़ास स्पेसिफिक डिजीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। जनरल सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे और अर्गन लेवल पे जो चेंजेस आती है डिजीज़ में, वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल इंजरी को थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। सेल इंजरी एक्चुअली सेल में चेंज होती है। किस में चेंज आ गई भाई, सेल में आ गई। सेल इंजरी इज़ चेंज, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, चेंज, लेकिन कौन सा चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, फंक्शनल चेंज। सही है। ये फंक्शनल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है, किस चीज़ में है, सेल में है। सही है। क्यों है, जब ये एक्सपोज हो जाए टुवर्ड हार्मफुल स्टिमुलाई। अब यहाँ पर आसान अल्फाज में आप अंडरस्टैंड कर लें कि सेल इंजरी इज एक्चुअली द चेंज इन सेल। व्हाट काइंड ऑफ चेंज, फंक्शनल चेंज, व्हाट काइंड ऑफ चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, वाई, ड्यू टू पैथोजन, ड्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई। सही है। और ये एक ही सिचुएशन में होता है जब सेल खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाता, स्टिमुलाई इतनी स्ट्रॉन्ग है, पैथोजन इतनी वायरलेंट है, वायरलेसेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, सेल खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली
वो इंजरी की तरफ जाएगा। और इंजरी क्या होती है? फंक्शनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज। सही है? किस चीज़ में? सेल में। किस वजह से? पैथोजन की वजह से, हार्मफुल स्टिमुलाई की वजह से। अच्छा जी, सेल को हम इतना ज़्यादा क्या कर लेते हैं? स्ट्रेस में डाल देते हैं, इंसल्ट में डाल देते हैं कि भाई वो ख़ुद को अडॉप्ट नहीं कर पाता, उसमें होमियोस्टेसिस वाला जो प्रोसेस है वो फेल्ड हो जाता है। सही है? सेल इंजरी के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप सेल को इंजर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस हार्मफुल स्टिमुलाई को रिमूव करते हैं, आप क्या करते हैं? हार्मफुल स्टिमुलाई को रिमूव करते हैं, तो ये सेल वापस रिकवरी की तरफ जा सकता है। समझ में आई बात? मामूली सा ब्लड सप्लाई बंद हो गई सेल को, मामूली सी न्यूट्रिएंट्स बंद हो गई, ऑक्सीजन बहुत कम टाइम के लिए बंद हो गया मसल सेल्स को या ऐसे सेल्स को। सही है? और आप फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं और वो सेल वापस जो है वो हेल्थी हालत में आ जाते हैं। सच काइंड ऑफ इंजरी इज कॉल्ड रिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी का ये मतलब होता है ये वाली कि डैमेज इज सवियर एंड परमानेंट। यहाँ पर सेल डेथ हो गई। सही है? और अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप न्यूट्रिएंट्स डिनाई करते हैं, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप ऑक्सीजन डिनाई करते हैं सेल की, तो सेल ऑब्वियसली किसकी तरफ जाएगा भाई? सेल जाएगा परमानेंट इंजरी की तरफ, और वो परमानेंट इंजरी जो होगी वो डेथ की शक्ल में होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ अज्यूम कर ले कि भाई सेल इंजर्ड हो गया, रिवर्सिबल की तरफ चला गया, रिवर्सिबल की तरफ चला गया तो ठीक हो गया। सही है? सही है? वो आप स्टिमुलाई रिमूव करेंगे तो वो वापस अपनी हालत में आ जाएगा। लेकिन अगर सेल इरिवर्सिबल की तरफ चला गया तो फिर अल्टीमेट जो फेट है, जो तकदीर सेल की होगी, वो डेथ होगी। इससे आप, ये बहुत बेहतर पिक्चर है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। ये क्या है? ये सेल है। समझ में ही बात? ये क्या है जो मैंने ये वन लिख किया? ये स्टिमुलाई है। क्या है? स्टिमुलाई किस फॉर्म में है? ये पैथोजन हो सकता है, ये ड्रग्स हो सकते हैं, ये इंजरी हो सकती है, ये इन्फ्लिट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है? अगर सेल एडाप्टेशन की तरफ जाता है तो ये नीचे वाले फंक्शंस होंगे। सही है? एडाप्टेशन में हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लीजिया, एट्रोपी, मेटाप्लीजिया, ये चार हम पढ़ेंगे। सही है? ये सेलुलर एडाप्टेशन है या ये एडाप्टेशन वाला टॉपिक है। सही है? लेकिन हमारा फोकस किस पे है भाई? हमारा फोकस इंजरी पे है। तो सेल जो है वो इंजरी की तरफ चला गया। भाई इंजरी में दो है, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल है फिर भी एक्सेप्टेबल है, वापस अपनी हालत में आ जाएगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल है फिर सेल डेथ होगी। इरिवर्सिबल में क्या होती है? डेथ। समझ में बात? क्या होती है? डेथ। और डेथ दो तरीक़ों से होती है। डेथ कितने तरीक़ों से होती है भाई सेल की? दो तरीक़ों से। तो डेथ तो या निक्रोसिस की वजह से होगी या एपोप्टोसिस की वजह से होगी। तो आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। सही है भाई? सेल है, क्या आ गया? इंजरी, स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस ने क्या किया? सेल को इंजर्ड किया। इंजरी क्या है? रिवर्सिबल है। चलो ठीक हो गया। नहीं, इंजरी इरिवर्सिबल है। जब इरिवर्सिबल की तरफ तो क्या होगा? सेल डेथ। डेथ किस तरह होगा? या निक्रोसिस की थ्रू या एपोप्टोसिस के थ्रू। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस स्लाइड में या इन लेक्चर्स के सीक्वेंस में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और हर एक पॉइंट की मैकेनिज़्म को देखेंगे, हर एक प्रोसेस की मैकेनिज़्म को देखेंगे, इवेंट्स को देखेंगे। इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक और मैंने आपको डायग्राम दी है। सही है? नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या आ गया भाई? यहाँ पर स्टिमुलाई ने क्या किया? इंजरी काज की। क्या काज की? इंजरी या तो सेल को एडाप्टेशन की तरफ लेके जाएगी। अगर एडाप्टेशन नहीं है तो भाई रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो ठीक है, इरिवर्सिबल है तो फिर सेल डेथ की तरफ जाएगी। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। हम एडाप्टेशन पे फोकस करेंगे, हम इरिवर्सिबल इंजरी पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि भाई व्हाट इज़ द काज, व्हाट इज़ द एटियोलॉजी, व्हाट इज़ द एटियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से सेल डेथ जो है वो काज होता है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया क्या होती है? हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशेंट है। ऑक्सीजन जो सेल को आ रही है, ऑक्सीजन जो टिश्यू को आ रही है, वो ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इनसफिशेंट है। जो ऑप्टिमम नीड होती है भाई सेल को, ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर के लिए, ऑप्टिमम फंक्शन के लिए न्यूट्रंस चाहिए नहीं। अब आपने न्यूट्रंस कम कर दिया, ऑक्सीजन इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रन, तो भाई वो तो अपना काम पे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। तो ये डिप्लेशन जो होती है एटीपी की, वो किस वजह से होती है? वो ऑक्सीजन की वजह से होती है।
और ये सारी कहानी ब्लड सप्लाई की वजह से स्टार्ट होती है। ब्लड सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन तो खुद अपनी गाड़ी में नहीं जा सकता, उसके साथ तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सोर्स नहीं है। ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो ब्लड में होगा, ब्लड कम हो गया तो ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया तो भाई एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। तो इस वजह से सबसे मेन रीज़न जो है वो हाइपोक्सिया है। फिजिकल एजेंट में आप कुछ भी वो कर सकते हैं, इसमें रेडिएशंस, प्रेशर्स, इंजरी, हीट, ट्रामा, कोल्ड, मल्टीपल चीज़ें आप इसमें वो कर सकते हैं। केमिकल एजेंट में टॉक्सिन आप ले लें, सही है। और सब्सटेंस आप ड्रग दैट इंजर सेल बाय इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के साथ जो एजेंट्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और बैडली सेल को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं भाई, वो अफेक्ट करते हैं। तो वो एजेंट्स कोई सोल्यूशन भी हो सकती है, वो कोई एसिड्स भी हो सकते हैं, वो कोई ड्रग्स भी हो सकता है, सही। माइक्रोबियल एजेंट जो है वो सेल इंजरी काज करते हैं। इन्फेक्शियस जितने भी एजेंट्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, सही है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वो टॉक्सिन जो है वो सेल इंजरी काज करते हैं। ये भी है, ये आसान आसान काजेज है, आप देख ले। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो जब कम्प्लेक्स का शिकार हो जाए, कम्प्लेक्स का शिकार इस तरह हो जाए कि उसको पता ही नहीं चले कि भाई मेरे सेल्स कौन से हैं और फॉरेन पार्टिकल्स कौन से हैं या पैथोजन कौन सा है, तो वो खुद के सेल पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, सही है। सेप्टिक शॉक्स वगैरह जो होती हैं, सही है। तो उसी तरह एलर्जीज़ और ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये कंडीशन आती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, सही है। प्रोटीन डिफेक्टिव है, सेलुलर फंक्शन, अच्छा प्रोटीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन होते हैं। तो स्ट्रक्चर भी प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते ह्यूमन बॉडी की, फंक्शन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। तो उस वजह से फिर क्या होता है, इब्नॉर्मेलिटीज़ आती हैं, क्रोमोसोमल इब्नॉर्मेलिटीज़, एंड देन जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो अल्टरनेटिवली फिर अफेक्ट कर लेता है किस चीज़ पे भाई, आपके सेलुलर फंक्शन और स्ट्रक्चर पे। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, अगर एक सेल है उसको प्रोटीन्स चाहिए और आप प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे तो वो डेथ की तरफ जाएगा, इंजरी की तरफ जाएगा। एक सेल है उसको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए और आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं कर रहे, आप इनटेक आपकी ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली वो सेल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, उसको जो ऑप्टिमम उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा इंजरी की तरफ। स्टेप्स इन सेल, अच्छा यहाँ पर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कुछ स्टेप्स जो सेल इंजरी के हैं ना, वो मैं जनरल आपको बता देता हूँ। जनरल के बाद फिर दो मैकेनिज़्म हैं जिसकी वजह से सेल डेथ होती हैं। इंजरी एंड डेथ इज़ डिफरेंट थिंग। तो जो डेथ वाले मैकेनिज़्म है वो अलग अलग मैं बता दूंगा, सही है, और इंजरी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एट अ टाइम आपको जनरल बता दूंगा। लेकिन अगर हम डेथ की तरफ जाएंगे तो डेथ को फिर हम नेक्रोसिस को अलग पढ़ेंगे, एपोप्टोसिस को अलग पढ़ेंगे, दोनों के स्टेप्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इंजरी के मैं आपको कंबाइन बता देता हूँ, सही है। इसमें सबसे पहले है ये वाला एनर्जी, इसको वो देख लें, ये एटीपी डिफ्लेशन, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन, राइज इन सिस्टोलिक कैल्शियम, ये और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है। कौन से है भाई? इरिवर्सिबल। हमारा फोकस यहाँ पर आप पहले से माइंड बना लें, हमारा फोकस इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे होगा और एपोप्टोसिस पे होगा। ये दो चीज़ें हम बार बार डिस्कस करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल और निक्रोसिस को क्यों नहीं पढ़ते? तो रिवर्सिबल में इतना ख़ास कुछ है नहीं, उसमें सेल वापस रिकवरी कर लेता है अगर आप स्टिमुलाई वो तो वो मेजर टॉपिक नहीं है। अच्छा, निक्रोसिस जो है वो हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन में, वो उसके साथ हम लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सेल इंजरी के साथ, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के साथ एपोप्टोसिस को लिंक करेंगे और एपोप्टोसिस को पढ़ेंगे। ये जनरल स्टेप है और ये कॉमन भी है, ये स्टेप एपोप्टोसिस में भी तकरीबन यही स्टेप होते हैं। लेकिन जब हम एपोप्टोसिस पढ़ेंगे तो हर एक स्टेप को हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जस्ट इसको रीड आउट करते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। एनर्जी डिप्लीशन जो है वो मेजर काज है सेल इंजरी की या इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। एनर्जी डिप्लीशन क्यों होती है या एटीपी डिप्लीशन क्यों होती है, एटीपी कम क्यों होती है? डिप्लीशन का क्या मतलब होता है कि भाई एनर्जी कम हो गई, एटीपी जो है वो कम हो गया। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि या तो हाइपोक्सिया आ गई या इस्कीमिया आ गई। इस्कीमिया का मतलब होता है स्टॉप आर, या ब्लड कम जाता है अर्गन में, सेल में, या बहुत ब्लड जो है वो बंद हो जाता है, सही है। इसके भी रीज़न है, वो भी पढ़ेंगे इसी पैथोलॉजी में, सही है। इस्कीमिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह नहीं मिल रहा, एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सेल को, सही है। तो वो भी इस्कीमिया की ही वजह से होता है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑक्सीजन, सही है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि भाई
एनर्जी कम हो जाएगी, फास्फोराइलेशन आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, सही है, वो कम हो जाएगा, सही है। जब वो कम होता है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वो डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? वो इसलिए कि भाई उन पम्प्स को, उन प्रोटीन्स को, उन रिसेप्टर्स को एनर्जी चाहिए होती है। जब उनको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी जो है वो ऑलरेडी कम हो गई, तो फिर जो है वो क्या होगा, वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होगी। आपके सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपके इंस्टीट्यूट के एनर्जी की तरह काम करते हैं, आपके कॉलेज के। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हटा देंगे तो फिर उनको, अगर आप अब फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी भी नहीं मिल रही, उसको खाना भी नहीं मिल रहा, वो शेल्टर भी नहीं मिल रहा, तो उसने भाग जाना है। जब वो भाग जाएगा तो भाई आपका जो इंस्टीट्यूट होगा उसमें हर बंदा अंदर बाहर जा सकता है, सही है। तो यही मैकेनिज़्म है कि अगर आप इसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो फिर प्रोटीन कहेगा कि भाई हम तो मेंटेन नहीं कर सकते, हम अपनी फंक्शनल कैपेबिलिटी को मेंटेन करते हैं तो हमें एटीपीस चाहिए, एटीपी नहीं मिल रहे तो हमारा फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, सेमी परमिएबल नहीं होगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है, सही है। तो इसी तरह से एबनॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगी क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एबनॉर्मल का सिंपल मतलब ये होता है कि सेल को जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वही चीज़ें सेल के अंदर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सारे स्टूडेंट जो है वो इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर खड़े हैं और मैंने ऑर्डर्स ये दी है कि वही स्टूडेंट अंदर आएगा जिसके चेस्ट कार्ड होगा या जो आइडेंटिटी कार्ड होगा वो प्रॉपरली डिस्प्ले होगा, सही है। तो भाई ये सेमी परमिएबिलिटी आ गई। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ उन बंदों को अंदर आने देगा कि भाई जिस बंदे को कार्ड है। इसी तरह सिल भी यही करता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही अंदर आता है, बाकी सब चीज़ें बाहर होती हैं, सही है। तो यहाँ पर फिर जो वो होता है, जो मिनरल्स होते हैं, समझ में आई बात, जो आयंस होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। सोडियम एंटर होता है, अनवांटेड सोडियम अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर आ जाता है, साथ साथ में वाटर अंदर आ जाता है, एंड देन क्या होता है, पोटाशियम एग्जिस्ट, पोटाशियम क्या होता है, बाहर जाता है। ये एबनॉर्मल की बात हो रही है, या इसी की वजह से फिर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, समझ में आई बात। सिल वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ब्लिब्स आकर हो जाते हैं। ब्लिब्स का मतलब ये होता है कि जो सिल होता है ये छोटे छोटे इसी तरह टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम एक ब्लिप कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको इस तरह ब्लिप्स, सही है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायलेट हो जाते हैं। एंड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस अकर विद लॉस ऑफ ग्लाइकोजन, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, पीएच व्हिच इंटरफेयर विद एंजाइम। अननेसेसरली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है जबकि नॉर्मल कंडीशन है, सही है। अब नॉर्मली बात एनारोबिक, उसकी वजह से क्या हो जाता है, सही है, जो ग्लाइकोजन है, सही है, वो जो स्टोर एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाती है, लैक्टिक एसिड एकमुलेट हो जाते हैं जो नॉर्मल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है। एंजाइम्स जो होते हैं उसके इफेक्ट को, जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं उनके फंक्शन को अफेक्ट करता है, और सिल जो है वो पूरी तरह एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाता है, नॉर्मल बायोकेमिकल कंपोजिशन से एबनॉर्मल बायोकेमिकल कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये भी होता है कि भाई कैल्शियम जो होते हैं वो पंप्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसफंक्शनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम अंदर आ जाता है, सही है। और कैल्शियम जब अंदर आ जाता है तो फिर वो ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, एक्टिवेट करता है स्पेसिफिकली, जो सेल को डेथ की तरफ लेके जाता है या इंजरी की तरफ लेके जाते हैं। ये बातें मैं आने वाले लेक्चर्स में प्रूव करूँगा कि कौन कौन से एंजाइम्स है और किस तरह ये रिलीज़ होते हैं कैल्शियम की वजह से। सिर्फ ये मैंने आपको कहा कि हम इसको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। जब सेल डेथ या इरिवर्सिबल इंजरी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हर एक, ये जो मैंने एक एक सेंटेंस लिखी है इस पे एक एक स्लाइड या एक एक टॉपिक होगा। अच्छा जी, एंड देन एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो सेल को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, और वो एंजाइम्स फिर सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन इफेक्ट हो जाता है, सही है, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम और ये सब कुछ जो है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती हैं सेल की, वो लॉज हो जाती हैं, और सेल जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वहाँ से फिर मैक्रोपेजेस उसको ईट अवे कर लेते हैं और सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हैं, लेकिन ये अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो खैर है, बाद में ये आपको समझ आ जाएंगे जब ये प्रोसेस हम स्टडी कर लेंगे। लेकिन मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो इस्कीमिया हो गई या हाइपोक्सिया हो गई, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी डिप्लेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस है ना, तो एटीपी डिप्लेशन आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आ नहीं रहा,
तो इस वजह से ये जो रेड रेड एरो आपको नज़र आ रहे हैं ना, रेड एरो, इसका मतलब होता है डिक्रीज़, सही है। और जो ग्रीन ग्रीन एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब होता है इंक्रीज़, सही है। तो भाई आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें डिक्रीज़ हो गई, क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ हो गई, और उस डिक्रीज़ और इंक्रीज़ की वजह से सिल पे कौन सा इफ़ेक्ट आ गया, ये सब यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिल इंजरी किस तरह प्रोसीड करती है टुवर्ड निक्रोसिस, टुवर्ड एपोप्टोसिस। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस स्टेज पे इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भाई ये चीज़ हमने आगे डिटेल में पढ़नी है, तो वहीं पर हम इसको स्टडी कर लेंगे।